हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम आपके लिए फिर उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, अंतिम पाठ, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अंतिम पाठ, नाम है संस्कृति, पाठ है 17। लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी। आज इस वीडियो के दौरान आप देखने वाले हैं इस पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत लेखक परिचय, पाठ का सार और साथ ही साथ करेंगे हम प्रश्न अभ्यास। तो आशा करती हूँ आप सभी रेडी होंगे और बहुत अच्छे से एकदम इंटरेस्ट वे में तैयार हो गए होंगे हिंदी वीडियो देखने के लिए। आइए चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। पाठ का नाम संस्कृति। लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। नमन करते हैं हम हिंदी के सभी साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। भदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनका जन्म हुआ था सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं भी की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में भी रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1905 में। मृत्यु कब हुई? सन 1988 में। बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु समझते हैं ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले। प्रमुख कार्य देखते हैं। पुस्तक है इनकी भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर आपको एक चित्र बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया है। आप इस चित्र को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कब का चित्र है। क्या ये आधुनिक समय का चित्र है, क्या ये वर्तमान काल का चित्र है, या फिर आपको कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको, कब का चित्र है ये? प्राचीन, वेरी नाइस। जब आदि मानव रहा करते थे, आदि मानव, अर्ली मैन। ठीक है, बहुत सही पहचाने आप। आप देख सकते हैं इस चित्र में लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने प्रथम, बिल्कुल जब मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ था और उसके साथ ही साथ मनुष्य किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ से शुरुआत की है। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य था, जो आदि मानव था, अपने तन ढकने के लिए क्या करता था? जानवरों की छाल का प्रयोग किया करता था और कच्चा मांस भी खा जाता था। कुछ नहीं पता था उसको कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। पेड़ पौधे, पत्ते, जो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, सागौन सुना होगा आपने, इस तरह से अपने तन को ढकने का काम करता था। फिर जानवरों को मारा, उनका मांस खाया और उनकी छाल से अपने वस्त्र बना लिए या अपने आप को ढक लिया। ये सब करता था, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे हुआ आग का आविष्कार। पत्थर से पत्थर टकराए, चिंगारी हुई और आग की एक ज्वाला फूटी। आग की जो प्रथम जब आग लगी होगी या आग जली होगी तो उसमें कुछ मांस के टुकड़े गिर गए। अब जब वो मांस के टुकड़े उसमें गिरे तो उनको खाया तो वो बहुत स्वादिष्ट लगे उनको। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना आग में तपा कर या भून कर खाया जाए। तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ और वो फिर पका हुआ मांस खाने लगे। धीरे धीरे फिर सुई धागे का आविष्कार हुआ। सुई धागे के आविष्कार ने आदि मानव को बहुत कुछ सिखला दिया, सभ्य बना दिया। दो टुकड़ों को जोड़ना, दो जो कपड़े थे उनको जोड़कर एक बड़ा सा वस्त्र बना लेना। फिर धीरे 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 सुई धागे के आविष्कार ने ये मशीन और ये सिलाई, ये सब कर दिया और आज आप देखते हैं कि कितने आकर्षक परिधान बाजारों में उपलब्ध होते हैं। इस तरह से आदि मानव ने, और आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो व्हील, पहिया, उसका भी निर्माण किस तरह से हुआ। जब बड़े बड़े पेड़ों को काटा उसने और एक पेड़ का जो गोल गोल सिरा था वो लुढ़कते लुढ़कते, मान लीजिए यदि हम बात करें यहाँ की कि एक पेड़ को काटा उसने, इस तरह से लकड़ियाँ होती हैं ना पेड़ों की, इस तरह से ये, ठीक है। अब यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। जब ये काटा और ये लुढ़कता हुआ कहीं जाया, ढलान पर पहुंचा,
तो इनको लगा कि ये तो बड़े स्पीडली पहुंच गया है, बहुत जल्दी पहुंच गया है हमसे, मतलब हम तो अभी वहीं हैं लेकिन ये तो लुढ़क कर नीचे जा चुका है। फिर इनके मस्तिष्क में उपजा कुछ कि क्यों ना इन्हीं व्हील से, इन्हीं पहिए से कुछ एक गाड़ी जैसा कुछ बनाया जाए और धीरे धीरे वे चले परंपरा की ओर, संस्कृति की ओर। ठीक है, इस तरह से उनको बहुत कुछ समझ में आया और व्यक्ति संस्कृति भी कहलाया, सभ्य भी कहलाया। यही इस पाठ की समरी है, यही इस पाठ का सार है। आइए चलते हैं हम पाठ के सार की ओर डिटेल में और पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या विकास हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है, सुई और धागा। बहुत सही, आइए मेरे साथ पढ़िएगा जरूर। हाँ, एक और बात, इस पाठ में 2 शब्द बहुत बार आए हैं, अनेकों बार आए हैं और हमने भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कई बार इन शब्दों को सुना होगा। एक शब्द है संस्कृति, दूसरा शब्द है सभ्यता। कभी कभी इन शब्दों को एक ही मान लिया जाता है कि संस्कृति और सभ्यता एक। कभी सोचते हैं कि क्या संस्कृति अलग है? क्या है संस्कृति? संस्कृति रहन सहन खान पीन, ये संस्कृति है। फिर सभ्यता क्या है? सभ्यता अच्छे से रहना, बातचीत मानना, सबका आदर सम्मान करना, ये सभ्यता है। शायद यही माना गया है। अब इस पाठ के दौरान आप समझेंगे कि सभ्यता और संस्कृति क्या एक है या अलग अलग हैं। यदि एक है तो कैसे हैं और अलग अलग हैं तो क्या क्या हैं, ये आप जानेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मस्तिष्क को एकदम ओपन करके बैठिएगा ताकि बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो एक है। हम दशानन तो नहीं है, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से देखेंगे, वहाँ से बात करेंगे, यहाँ से समझेंगे। ध्यानपूर्वक केंद्रन के साथ आप सुनेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगी और प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, है ना। आइए चलते हैं। लेखक सभ्यता और संस्कृति शब्दों को समझाने के क्रम में बता रहे हैं कि ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो सर्वाधिक प्रयोग तो किए जाते हैं किंतु समझ में कम आते हैं, कम समझे जाते हैं। इनके साथ कुछ एक विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी सभ्यता और संस्कृति के साथ यदि विशेषण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो इनको समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक ही समझ लिया जाता है तो कभी कभी अलग। आखिर वे दोनों एक हैं या अलग, यही तो समझना है इस पाठ के दौरान। ठीक है, लेखक अपने ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम वह आग के आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर उन्होंने किसको कहा है? संस्कृति किसको कहा है? ध्यान से फिर से मैं पढ़ती हूं बेटा, कि आग के आविष्कर्ता मीन्स आग का जिसने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, तो उसकी योग्यता, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसकी प्रेरणा, ठीक है, को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है। मतलब जिसने आग का आविष्कार किया उसको लेखक ने संस्कृत कहा, उसकी संस्कृति कहा। उस जो हुआ उसको उन्होंने संस्कृत व्यक्ति कह के उस पूरी प्रक्रिया को संस्कृति कहा, जिसके बल पर आविष्कार किया गया। इसी प्रकार से वह सुई धागे का भी उदाहरण देता है कि जिसने सुई धागे का आविष्कार किया और उसको चलन में लाया वो संस्कृति कहलाई या संस्कृत व्यक्ति कहलाया। ठीक है, समझ में आया? लेखक सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझाते हुए सुई धागे और आग के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देता है। क्या क्या उदाहरण देता है? लोहे के टुकड़ों को घिसकर छेद बनाकर, कैसे बनी होगी सुई? सुई क्या अपने आप इस तरह से कहीं मिल गई होगी? नहीं, लोहे के टुकड़ों को घिसा गया होगा, घिसते चला गया होगा, फिर उसमें क्या हुआ? उसमें छेद किया होगा, उसमें होल किया होगा, धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को सिलकर जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। अब सिर्फ निर्माण हो जाना किसी वस्तु का वो संस्कृति नहीं है। जब तक कि वो संस्कृति सही कार्य के लिए उपयोग में ना लाई जाए तब तक वो संस्कृति नहीं कहलाएगी। समझ आया? कि मान लीजिए हमने कुछ आविष्कार कर दिया, हमने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, अरे कुछ नया है, कुछ नया है, लेकिन यदि वो नया आविष्कार या नई वस्तु हित में नहीं है, किसी की भलाई के लिए नहीं है, या उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं,
तो उसको संस्कृति के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। अब जो भी विकास हुआ, जैसे सुई धागे में पहले धागा पिरोया, पहले लोहे को घिसा, पतला किया, फिर उसमें छेद किया, होल किया, फिर धागा पिरोया और दो टुकड़ों को जोड़कर एक अच्छा सा वस्त्र या कपड़ा तैयार किया गया। ठीक है, संस्कृति। अब उसमें और सारे विकास करते गए और बहुत सारी, पहले सुई धागा था, पहले बड़ा सा एक देखा था आपने, मोटा सा आता था पहले, आज भी रहता है गांव में। जब वो ये नहीं कि जब गेहूं या वो तौले जाते हैं तो वो बोरे रहते हैं, बड़े बड़ी बोरियां, उनको सिला जाता है, वो भी मोटा सा रहता है। फिर उसको उसी का आविष्कार हुआ होगा सबसे पहले, लोहे का। फिर धीरे 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 छोटी छोटी सुइयां आई होंगी, छोटी सुइयां आने के बाद फिर मशीनों का आविष्कार हुआ होगा। तो अब जो मशीन का आविष्कार हुआ उसको हम संस्कृति नहीं कहेंगे, क्योंकि सुई का आविष्कार तो हो चुका था ना, उसको हम सभ्यता कहेंगे। अर्थात यदि कोई नया आविष्कार हुआ है और उसमें नित्य प्रतिदिन कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ विकास हो रहा है, तो वो सभ्यता कहलाएगी। गॉट इट? आया ना समझ में कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है? बेटा, संस्कृति किसी वस्तु का आविष्कार, बिल्कुल आविष्कार स्टार्टिंग से, और सभ्यता क्या है, उसको विकास की ओर ले जाना, उपयोग में लाना और अधिक उसमें डेवलपमेंट करते रहना और उसमें प्रोग्रेस करते रहना, वो सभ्यता है। ठीक है, इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के रूप से होती है। कोई भी व्यक्ति सुसंस्कृत कब कहलाता है? जबकि उसकी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा लोगों में जाहिर हो सके, या लोग उसको उसकी प्रवृत्ति से अच्छा माने, उसको प्रेरणा का स्रोत माने, या फिर उसकी जो एटीट्यूड है, उसका बात करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। तब कहीं जाकर वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति कहलाता है? सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड कहते हैं ना। ठीक है, अपनी बुद्धि अथवा विवेक के आधार पर नए निश्चित तथ्य की खोज आगामी पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है। ठीक है, नया नया आविष्कार किया और आगे आने वाली पीढ़ी को वो सौंप दिया, वो संस्कृत हुआ। जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि जो नए आविष्कार होते हैं, बिल्कुल आविष्कार, इन्वेंशन, वो होते हैं क्या? संस्कृति। अर्थात जिसने आविष्कार किया है वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और उसी में यदि व्यक्ति की प्रेरणा, प्रवृत्ति और लिखा है ना विवेक, योग्यता, ये सब शामिल हो जाते हैं तो वो व्यक्ति सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और जो आविष्कार हुए उनमें और अधिक विकास करना सभ्यता कहलाता है, और जो विकास में अपना योगदान देते हैं वे सभ्य कहलाते हैं। क्लियर? यस। अब देखिए, न्यूटन साइंटिस्ट, बिल्कुल भली भांति आप परिचित होंगे कि न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आगे कुछ ना जान सका। मतलब उन्होंने आविष्कार कर दिया कि एप्पल गिरा और गिर गया, फिर ऊपर अपने आप नहीं उठा। मतलब अर्थ में, धरती में कुछ तो पावर है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने ये अनुमान लगाया और गुरुत्वाकर्षण के बल के जो सिद्धांत था उसका उन्होंने इन्वेंशन कर दिया, परंतु फिर भी संस्कृत कहलाया क्योंकि उन्होंने नया आविष्कार किया, इसलिए हम न्यूटन को संस्कृत कहेंगे। जबकि इस सिद्धांत से अन्य ऐसे तथ्यों को जिन्हें न्यूटन नहीं जानता था जोड़ने वाले लोग सभ्यता में आते हैं। स्टार्टिंग, बिल्कुल पोटेंशियल, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है, जो शुरुआत करते हैं वो संस्कृत कहलाते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को संस्कृति कहा जाता है। अब उसमें बहुत अच्छे से विकास करते रहना और कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहना वो सभ्यता के अंतर्गत आता है। चाहे उसमें बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बना देना कुछ, तब भी हम उनको संस्कृत ना कहकर सभ्य की कैटेगरी में ही रखेंगे, ये लेखक का मानना है। ठीक है, लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खोजे, सुई, धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। समझ में आया? चेतना समझते हैं बेटा, बुद्धि, सोच,
कि जब तक व्यक्ति के मन में थॉट्स नहीं आएंगे, जब तक उसकी बुद्धि जागृत नहीं होगी, जब तक वो चैतन्य अवस्था में नहीं रहेगा, तब तक क्या कुछ सोच सकता है? नहीं। तब तक क्या उसके विचार समाज के हित या समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो अवस्था है, चैतन्य अवस्था, वो बहुत वैल्यू रखती है, वो बहुत मायने रखती है। इसी का जिक्र यहाँ पर लेखक करना चाहते हैं। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है। अपने मनीषियों, मनीष मीन्स, मनीष का अर्थ होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, ठीक है। तो जो भी चेतना हमारे पास है, ये ना सोचो ये तो हमारी बात है भाई, हम इतने बुद्धिमान हैं। कहीं ना कहीं से ये पैटर्न चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से हमें अनायास ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, बहुत ऐसे महान व्यक्तियों का नाम आया है जिन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, सारे सुख मोह माया त्याग कर लोगों की भलाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो क्या हम उनको सभ्य व्यक्ति कहेंगे या संस्कृत व्यक्ति कहेंगे? आइए देखते हैं। मुंह के कौर का दूसरे के मुंह में डाला जाना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोद में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। अब माँ क्यों अपने बच्चे को रात रात भर लेकर बैठी रहती है, जागती रहती है? क्यों? क्या उसको नींद नहीं आती, या उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रात जागरण करूं, या सिर्फ वो अपने छोटे से बच्चे को ही निहारते रहना चाहती है? क्या उसने बच्चे को अभी तक देखा नहीं है? क्या कारण है कि यदि बच्चा रो रहा है या उसको कुछ दुख दर्द है तो माँ की पलक तक नहीं झपकती है, वो रात भर जागरण करती है, उसकी देखभाल करती है? बताइए, क्या उसके ऊपर तलवार लटक रही है या किसी का पहरा है कि तुम सो गई तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है? कुछ ऐसा कुछ है? कदापि नहीं। फिर भी माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रात भर जागती है। ये क्या है? ये चेतना है, ये सद्बुद्धि है, ये समझदारी है कि माँ माँ होती है, ठीक है। दूसरी तरफ है मुंह के कौर का दूसरे के मुंह में डाला जाना। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो स्वयं भूखे हैं, लेकिन यदि कोई भूख से बिलख कर उनके सामने आ जाए तो वो अपने मुंह का कौर उसको खिला देंगे। ये क्या है? मजा आ रहा है उनको कि मैं तो भूखा ही रहना चाहूंगा, इसको खिला दूं मेरी तारीफ होगी। बताइए, उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्या? अरे सब मेरी तारीफ करेंगे, मैंने देखो भूखा होते हुए खिला दिया, ऐसा कुछ। ये उसकी चेतना है, ये उसकी इंसानियत है, ये उसकी अपनी प्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसी चेतना से प्रेरित होता है 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना। यहां पर आता है भगवान बुद्ध का नाम। भगवान बुद्ध को जानते हैं आप? जानते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी। भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा आपने। भगवान बुद्ध का जहां जन्म हुआ था ना, वो राजा थे, संपन्न, सुखी। अब जो उनके पिता थे वो राजा थे, वो देखते थे कि समाज में, पूरे देश में किस तरह की कलह मची हुई है, किस तरह के लोग भूख प्यास से बिलख रहे हैं, कितना दुख दर्द है इस दुनिया में। वो देख देख कर बड़े दुखी होते थे। और जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनके घर में, अर्थात भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ ना, तो उन्होंने ये खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपने बेटे को इस दुख दर्द भरी दुनिया के दर्शन तक नहीं करने दूंगा, उसको पता तक नहीं चलने दूंगा कि दुनिया ऐसी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके लिए, मतलब जन्म के साथ ही उन्होंने एक बड़ा सा, क्योंकि राजा थे, सम्राट थे, वहां पर एक बड़ा सा महल अलग से बनवा दिया और उसकी दीवारें इतनी ऊंची करवा दी कि वो चाह कर भी उसके उस तरफ ना देख पाए। अब क्या हुआ? ऐसा चलता गया, धीरे धीरे बालक जो बुद्ध थे वो धीरे धीरे बड़े हुए। क्या पता अचानक से क्या हुआ कि एक बार उन्होंने सोचा जरा इस गेट को खोलकर बाहर तो देखूं, क्या यही दुनिया है? सब, मतलब उनको कोई बताता ही नहीं था कि बाहर भी कुछ है, बाहर भी कोई दुनिया है। तो एक बार बालक के मन में आया कि हाँ, पहरे महरेदार नहीं है, जो भी उनके गार्ड वगैरह थे वो नहीं थे। तो उन्होंने झांक कर देखा, जब गए तो कुछ और भी था। उन्हें तो लगा था यही दुनिया है। निकल गए वो, कोई देख नहीं पाया या उनसे नहीं माने होंगे, राजकुमार थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा और उन्होंने देखा तो वे देख कर रह गए। वे अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है,
क्या मैं जो अभी तक जीवन जी रहा था, सुख संपन्न ऐश आराम सब कुछ थे, क्या वो वास्तविकता नहीं थी? क्या मेरे जैसा ही सबको नहीं मिला है? बड़े आश्चर्यचकित हुए। इस तरह से वे आगे चले गए। कहीं भूख से बिलखता बच्चा, माँ रोती हुई, कहीं तड़पते हुए लोग, दुख दर्द, मतलब इतनी पीड़ा उन्होंने देखी। उन्होंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि अब मैं अपने महल वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं जब तक इस समाज में इस गरीबी को, इस पीड़ा को कम नहीं कर दूंगा, मैं अपने राज्य में वापस नहीं आऊंगा। क्या ये करना आसान होगा? क्या ऐसा कोई कर सकता है कि अपने सुख सब त्याग कर लोगों की भलाई में अपना जीवन लगा दे? नहीं, सामान्य व्यक्ति कदापि नहीं कर सकते हैं। ये सोच तो एक बहुत अति मतलब विशिष्ट चेतना का ही प्रमाण है। और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि देखिए, अब ध्यान से सुनिए फिर से। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना। वे गए, उन्होंने कठोर तपस्या का खुद से प्रण लिया कि मैं जब तक तपस्या करूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक कि इसमें परमात्मा या ऊपर वाले, क्योंकि हम सबको परमात्मा ने बनाया ना, ये तो हम सब जानते हैं, सबकी भूख को वो नहीं मिटा देता, पीड़ा को वो कम नहीं कर देता, तब तक मैं तपस्या में रहूंगा। ऐसा उन्होंने खुद से वचन लिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की तृष्णा है, तृष्णा मतलब समझते हैं लालच, अब लालच भी कर रहे हैं और ऊपर से डरते भी हैं कि क्या करें, अब इन जो तृष्णा है उससे मुक्ति कैसे मिले, हम मोह माया के बंधन से कैसे अपने आप को छुड़ाएं, तो उसके उपाय करने लगते हैं। जिसने जो उपाय बताए वो करने लगते हैं। उसमें कितनी धन दौलत बह रही है पैसे की पानी की तरह, उसका कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि है ना। दूसरी तरफ किसी को 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, तो एक तरफ कोई ऐसा पैसा बहा रहा है जैसा उसको पैसे का कोई मूल्य नहीं है। ये हो रहा है। तो वह देखकर वे आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने इसलिए गृह त्याग दिया। अपने आप को देखा ना कि एक तरफ मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इतना सारा बंदोबस्त था, सब कुछ था, और यहाँ इतनों के लिए इतना सा भी कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे सुख और चैन में कैसे रह सकता हूँ। अब आया है नाम कार्ल मार्क्स का। सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने देखने के लिए अपने जीवन को दुखपूर्ण बिता देना और लेनिन का मुश्किल से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना, इस चेतना से प्रेरित हो संस्कृत बनने के उदाहरण हैं। महात्मा बुद्ध संस्कृत व्यक्ति, कार्ल मार्क्स संस्कृत व्यक्ति, लेनिन संस्कृत व्यक्ति, क्योंकि इनकी जो चेतना थी, उनकी चेतना कुछ नई थी। उन्होंने देखा नहीं किसी को ये ऐसा कर रहा है तब मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने खुद से प्रेरित होकर नया कदम उठाया और दुनिया को बदलने का सोचा, उनके दुख दर्द को कम करने की सोची। इसलिए उनको रखा है लेखक ने संस्कृत व्यक्ति की कैटेगरी में। क्लियर हुआ कि जो शुरुआत होती है, जो आविष्कार जिस भी व्यक्ति के द्वारा समाज के हित में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पहले नहीं हो रहे थे या उन्होंने किसी की कॉपी नहीं की है और अपने आप से उन्होंने प्रारंभ कर दिए, तो वो संस्कृत व्यक्ति की कैटेगरी में कहलाएंगे। अब यदि महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर और भी कई ऐसे साधु महात्मा हुए होंगे जो अपने सुख आराम को त्याग कर जनता की भलाई में अपना जीवन लगा दिए, तो उनको कहेंगे सभ्य व्यक्ति। संस्कृत ये हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनकी ही राह पर चलते हुए जो दुख दर्द लोगों के कम करने की सोचेंगे वो सभ्य कहलाएंगे, संस्कृत नहीं। गॉट इट? ओके, बहुत सही। अब क्या हुआ कि लेखक के अनुसार खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन, यहाँ तक कि परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यता के उदाहरण हैं। अब देखिए, नया आविष्कार, कुछ नया अब आगे आएगा। क्या एटम बॉम्ब का निर्माण करना संस्कृति है? क्या नए नए ऐसे औजार बनाना जिनका मतलब मानसिकता क्या चल रही है कि इस औजार से उसकी मृत्यु करना है, उसका युद्ध में सर कलम कर देना है, क्या संस्कृति है? आइए देखते हैं। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति असंस्कृति है। जहां पर कुछ ऐसा मतलब ऐसे कार्य की शुरुआत हो रही है जिससे थिंकिंग इस तरह की है कि इससे इसका नुकसान पहुंचाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं संस्कृत व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने नया इन्वेंशन किया। जब तक कोई कार्य, नया कार्य
सबके हित में नहीं होता उसको संस्कृति नहीं माना जाता। यदि ऐसे कार्य हो रहे हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, ये समाज में दर्द जैसा कुछ प्रदान करेंगे, तो उसको संस्कृति ना कहकर असंस्कृति कहा जाएगा। क्लियर बेटा? इसे संस्कृति कदापि नहीं कहा जा सकता। इसके उदाहरण हमारे परस्पर मर कटने के तरीके, आत्मविनाश के बढ़ते साधन हैं। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। अब संस्कृति सभ्यता को जन्म देती है तो असंस्कृति असभ्यता को जन्म देती है, क्योंकि जो असंस्कृति है उसका भी तो लोग अनुसरण करेंगे, तो वो असभ्यता कहलाएगी। जो संस्कृति है उसका अनुसरण करने वाले सभ्य कहलाएंगे, वो सभ्यता कहलाएगी। क्लियर हुआ? इन्वेंशन, आविष्कार, समाज का हित तो संस्कृति, यदि कोई नया आविष्कार और समाज का अहित तो असंस्कृति। संस्कृति का पालन करने वाले या संस्कृति को विकास की ओर ले जाने वाले सभ्य कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से असंस्कृति को ध्यान में रखकर उसको और विनाश की ओर ले जाएंगे, मतलब विकास तो होगा लेकिन जो समाज है उसका अहित होगा, तो वो असभ्य कहलाएंगे। ठीक है? मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। संस्कृति बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा नया तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे यदि हमने ऐसा कर दिया, यदि हमने इसकी रक्षा नहीं की तो इसको कोई चुरा ले जाएगा। कहते हैं ना, मीराबाई का पद याद है ना आपको? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, है ना? खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सब आयो। पढ़ा है ना कि इस तरह से एक बुद्धि और विवेक, इस तरह के ये अनमोल उपहार हैं ईश्वर प्रदत्त, जो जितना हम बांटेंगे उतना ही हमारे पास और बढ़ोतरी होगी। ठीक है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जहां पर कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है संस्कृति की। संस्कृति का कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी होता है। कहते हैं ना, बुराई कितने भी अपने पंख क्यों ना फड़फड़ा ले, आखिरकार जीत तो अच्छाई की ही होती है। काला है ना, एकदम ऐसे कि अंधियारा कितना भी काला क्यों ना हो, जीत तो प्रकाश की होती है। ठीक है? इसीलिए हमें बहुत अच्छे से अपने मस्तिष्क में सद्विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। इसी अर्थ में यह अविभाजित अर्थात अखंड भी है। कभी भी संस्कृति को खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है? हाँ, आशा करती हूं आपको व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई होगी, साथ ही साथ आपने संस्कृति और सभ्यता के भेद को भी समझा होगा। समझा है? आइए चलते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? स्टार्टिंग में बिल्कुल आप देखिएगा, आपके पाठ में लिखा है कि संस्कृति और सभ्यता की सही समझ अब तक नहीं बन पाई है। आखिर क्यों 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 क्यों? जबकि कब से ये शब्द हम सुनते आ रहे हैं, कब से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अब तक सही समझ क्यों नहीं बन पाई है? आइए देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं, पर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं। उन्हें लगता है यदि कोई रीति रिवाज जो त्यौहार हैं वो संस्कृति है, और बिल्कुल अच्छे से आज्ञाकारी बनकर रहना सभ्यता है। यही लगा था, लेकिन अब समझ आया कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाकर इन्हें और भी भ्रामक बना दिए हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक से लगा लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक बन ही नहीं पाई है। लेकिन अब जैसे लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। जो हम पालन करते हैं सही बात का, वो सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचना सही था कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सभ्य व्यक्ति कहते हैं। ठीक है? और जो कुछ इस तरह के
आज्ञा का पालन ना करना और समाज का अहित जो करते हैं उनको असभ्य कहते हैं, ये तो सही है। लेकिन संस्कृति का अर्थ अब समझ में आ गया होगा कि संस्कृति अर्थात किसी वस्तु का आविष्कार, नई उपज। ठीक है। दूसरा प्रश्न, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? क्या हुआ यदि आग की खोज हो गई तो? इसमें बहुत बड़ी वाली बात क्या है? अतः इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? कैसे आदि मानव ने सोचा कि आग है, या जो है वो आग है, और ये आग है तो इसका क्या किया जाए? किस तरह, कौन सी प्रेरणा रही होगी आग के आविष्कार के पीछे, ये प्रश्न किया है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आदि मानव ने क्या सोचा होगा या कौन सी प्रेरणा रही होगी आग का आविष्कार करने के पीछे? अरे वाह, आग उजाला करती है, वेरी गुड। और जंगली जानवर आग से डरते हैं, अरे अरे वाह वाह भाई, वेरी नाइस। और ओके, जानवरों को मारकर जो मांस है उसको पकाकर खाया जाता है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए देखते हैं लिखा क्या है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खान पान में बहुत बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव। दूसरे, मनुष्य के पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से शांत होने लगी। पेट की ज्वाला समझते हैं, पेट की आग, भूख, और इस पेट की आग के लिए ही व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। यदि कहते हैं ना, यदि ये पापी पेट नहीं होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे इस तरह के चैप्टर्स, ठीक है। इससे उसका भोजन स्वादिष्ट बन गया तथा उसे सर्दी भगाने का साधन भी मिल गया। सर्दियों में जब ठिठुरता था, क्योंकि वस्त्र का निर्माण नहीं हुआ था, छाल को लपेट कर रहता था, जब सर्दी का मौसम आया और आग के सामने वो बैठा तो उससे सर्दी भागी, उसको तपन महसूस हुई, जिससे क्या लिखा है यहाँ पर कि उससे सर्दी भगाने का साधन भी मिल गया आग से। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाने से जंगली जानवरों के खतरे में भी कमी आई। पहले तो जंगली जानवर जाते थे और रात रात भर पहरा देना पड़ता था। जितने भी लोग रह रहे हैं वहां पर, आदि मानव की बात कर रहे हैं, तो पहरेदार कुछ ये सोते थे तो ये जागेंगे, वो सोते हैं तो वो जागेंगे, क्योंकि जानवरों से रक्षा जो करनी है अपने औजारों से। अब क्या हुआ, आग जला ली, और ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि जंगली जानवर जो रहते हैं वो आग से डरते हैं। आराम से उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे, ठीक है। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। सभ्य और अधिक बहुत सारे उन्होंने क्या किए, आविष्कार मीन्स उनका पालन करते गए और नई नई खोज करते गए। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा मुख्य स्रोत था पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति, प्रकाश की चाहत तथा जंगली जानवरों के खतरे में कमी लाने की चाहत रही होगी। इसकी प्रेरणा, आग की खोज के पीछे की प्रेरणा क्या रही होगी? पेट की ज्वाला, पकाकर खाएंगे, तन ढकने के लिए और तपन महसूस करने के लिए, साथ ही साथ जंगली जानवरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए, और जो अंधकार था उसको रोशन करने के लिए। इसलिए ये रही प्रेरणा आग के पीछे की कि क्यों आग की खोज की गई। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? बताइए। अभी हमने पाठ पढ़ा ना, उसकी व्याख्या को भी समझा, संस्कृति और सभ्यता में भेद भी जाना। भेद मतलब सीक्रेट नहीं, भेद मतलब अंतर। अब बताइए कि किसी भी व्यक्ति को संस्कृत कब कहेंगे, या फिर वास्तविक अर्थों में एक संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाएगा? संस्कृत व्यक्ति। ओके, अरे वाह, हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, जो नया आविष्कार करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके विचार इससे किस तरह से मेल खाते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहेंगे जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता। बहुत से लोग क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं इस दुनिया में? मेरे पास सब तो है, मुझे काम करने की क्या जरूरत, बैठा बैठे खाऊंगा आराम से। उसको संस्कृत व्यक्ति नहीं कहेंगे। जब तक हाथ पैरों में जान है,
जब तक शरीर काम करने योग्य है, निरंतर काम करते रहना ही संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है जो एक वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति की पहचान है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों दिया हुआ इतना सारा धन दौलत पैसा गाड़ी शोहरत सब तो है, अब मुझे कार्य करने की क्या जरूरत, मैं तो आराम से पलंग पर लेटा लेटा खाऊंगा बस, तो फिर वो उसको संस्कृत व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, लिखा है उन्होंने, एक शब्द लिखा है ना, निठल्ला नहीं बैठता, मतलब एकदम कर्म से विमुख नहीं होता। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। हमेशा उसके विचारों में ये लगा रहता है कि अब और क्या करें, किस तरह से नए नए आविष्कार करें, इस संपत्ति को और अधिक किस तरह से सही कार्यों में लगाया जाए ताकि और अधिक विस्तृत हो, नाम हो, हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो नाम है, वो इसी तरह से बना रहे। यदि वो निठल्ला बैठकर खाता रहेगा तो एक ना एक दिन तो वो संपत्ति शून्य में परिवर्तन हो ही जाएगी। कहते हैं ना, कुबेर का खजाना भी समाप्त हो सकता है यदि कोई कुछ ना करे तो। ठीक है, समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण के लिए न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह सिद्धार्थ कौन, जल्दी बताइए, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ठीक है, तो यहां बात हो रही है भगवान बुद्ध की। इसी तरह सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर जंगल की ओर चले गए, तो वो भी वास्तविक अर्थों में कौन थे, संस्कृत व्यक्ति। क्योंकि यदि वो चाहते तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी ना, उसके पास तो सब कुछ था, पेट भी भरा था, महल भी थे, नौकर चाकर क्या नहीं था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी वो आराम से बैठे नहीं और तपस्या की और लोगों के दुखों को हरने का बीड़ा उठा लिया। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चले। प्रश्न क्या है देखते हैं। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? क्यों न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? जबकि देखिए, न्यूटन ने एप्पल गिरा है ना, सेब गिरा, अब देखा कि क्यों ये नीचे ही आया, कुछ उनके विचारों में उथल पुथल हुई और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उन्होंने आविष्कार कर दिया। सिर्फ इतना ही किया उन्होंने, जबकि और जो वैज्ञानिक आए उन्होंने और भी खोजें की और उसमें बहुत कुछ जोड़ा जो वास्तविक रूप में बहुत अर्थपूर्ण था, सार्थक था। फिर भी संस्कृत व्यक्ति की जो संज्ञा थी वो न्यूटन को दी गई, उन और वैज्ञानिकों को नहीं, उनको सभ्य माना गया। क्यों? उनको भी संस्कृत कह देते, क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने उसी के कार्य को बढ़ाया। यदि वो कुछ नया करते तब वो संस्कृत की कैटेगरी या श्रेणी में आते। ठीक है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तथ्य का दर्शन किया और इस सिद्धांत की खोज की। नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था, क्योंकि नई खोज की। कुछ लोग जो न्यूटन की पीढ़ी के हैं वे न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी उन बातों का ज्ञान रखते हैं जिनसे खुद न्यूटन अनभिज्ञ था, अनजान था। परंतु उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांति किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जा सकता है कि जो खोज करे, जो इन्वेंशन करे वो संस्कृत है और जो उस खोज को और आगे बढ़ाए और विकास की ओर ले जाए वो सभ्य है। क्लियर हुआ? आई होप समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? अभी अभी हमने देखा कि आग का आविष्कार क्यों किया, फिर हमने देखा कि जिसने आविष्कार किया वो संस्कृत, लेकिन यदि कुछ उसमें और अच्छे से सुधार किया जाए फिर भी वो संस्कृत ना होकर सभ्य। ऐसा क्यों? बता दिया है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो नए आविष्कार करे, जो शुरुआत करे वो ही संस्कृत कहलाएगा। बाकी जो कुछ उनको सुधारे या उनको बहुत अच्छे से कार्य करे फिर भी उसको सभ्य की कैटेगरी में ही रखेंगे। प्रश्न आया कि ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं रही होंगी जिनके कारण सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा।
बताइए क्यों, क्यों बताइए क्यों हुआ होगा? आइए देखते हैं। सुई धागे का आविष्कार जिन दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है वे हैं अपने शरीर को शीत और उष्ण मौसम से सुरक्षित रखने के लिए कपड़े सिलने हेतु। शीत समझते हैं सर्दी, उष्ण गर्मी। गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, सूती वस्त्र ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऐसे सिल्क जैसे वस्त्र ना पहने, ठीक है। तो अपने शरीर को शीत और उष्ण गर्मी मौसम से सुरक्षित रखने के लिए कपड़े सिलने हेतु सुई धागे का आविष्कार, बिल्कुल सही। दूसरा है मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में अपने शरीर को सजाने के लिए, मनुष्य सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखना चाहता है और उसको लगता है कि मैं इतना आकर्षक दिखूं कि सबकी नजरें मुझ पर तो आएं। इसके लिए उसने क्या किया? शरीर को सजाने के लिए, क्योंकि इससे पूर्व वह छाल एवं पेड़ के पत्तों से यह कार्य किया करता था। जब सुई धागा नहीं था, जब कपड़े नहीं थे, तो मनुष्य आदि मानव क्या करता था? जानवरों की छाल से अपने तन को ढकता था, फिर जो पौधों के पत्ते रहते थे सागौन जैसे, उनसे भी अपने शरीर को ढकता था। लेकिन सुई धागे के आविष्कार ने उसको बहुत अच्छे अच्छे परिधान प्रदान किए जिससे वो सुंदर दिखने लगा। इसलिए सुई धागे का जो आविष्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, तो हम कुछ नए नए कि अच्छा ये बर्थडे के लिए ये वाली ड्रेस ठीक है, शादी के लिए कुछ और अच्छी ड्रेस चाहिए, इस तरह की हमारी मानसिकता हो गई है। यदि स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। यदि फ्रेंड के बर्थडे में जाना है तो हम ये वाला पहनेंगे। और अब तो और हद होती जा रही है कि यदि एक बार ये ड्रेस हम पहन गए हैं तो अब दूसरी बार वहीं नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्या सोचेगा। अरे भाई पहनना तो चाहिए और तो पहनिए। लेकिन ऐसा होता है, अक्सर ये प्रवृत्ति आ गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। ध्यान से सुनिएगा, अविभाज्य मीन्स जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकते या जिसका भाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गईं। मानव संस्कृति अविभाज्य है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन कई बार मानव संस्कृति को तोड़ने अर्थात विभाजित करने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए। कब? समय समय पर ऐसी कुचेष्टाएं की गईं जब मानव संस्कृति को धर्म और संप्रदाय में बांटने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर तो कभी राजनीति के नाम पर तो कभी कुछ के नाम पर, दोनों में जो संस्कृति है उसको बांटने की कोशिश की गई। कुछ प्रयास सफल हुए तो कुछ विफल, ठीक है। कुछ असामाजिक तत्व तथा धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय का जहर फैलाने का प्रयास कर मानव संस्कृति को बांटने की कुचेष्टा की। कुछ लोगों ने धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ऐसा जहर घोला कि आपसी मतभेद बढ़ने लगे और उनको लगने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उनको लगने लगा मैं श्रेष्ठ हूं। और जहां किसी एक को लगने लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, वहां तो मतभेद होना ही है, मनभेद होना ही है, संस्कृति का विभाजन होना ही है। यही हुआ। समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार जो स्वयं की सत्ता जमाना चाहते थे, जो स्वयं को सर्वोपरि रखना चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया। इन लोगों ने अपने भाषणों द्वारा दोनों वर्गों को भड़काने का प्रयास किया। एक वर्ग की तरफ चले गए, अरे आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और यहां चले गए, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है। फिर उनसे कह दिया कि वो खराब है, उनसे कह दिया वो खराब है, दोनों में आग लगा दी, आग में घी डालने का काम कर दिया और हम पीछे खिसक गए। ऐसे भी लोग होते हैं कि दोनों को आपस में भिड़ा दिया और हम दोनों में भले बने रहे। इसलिए बार बार मैं कहती हूं कि कभी भी अपने कानों से कच्चा नहीं होना है, अपनी बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करना है कि आखिर युद्ध का जो अंत है वो कभी भला नहीं होता, लड़ाई का अंत कभी भला नहीं होता, दोनों पक्षों की हानि होती ही है। तो क्यों ना हम आपस में मिलजुल कर रहें, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा बना रहे, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुख और शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके।
इन लोगों ने अपने अपने भाषणों द्वारा दोनों वर्गों को भड़काने का प्रयत्न किया। इनके त्योहारों पर भी एक दूसरे को उकसाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। किसी एक का, किसी वर्ग का त्योहार आया, अरे तुम्हारा तो त्योहार मनाते नहीं है, उनका त्योहार मनाते हैं। दूसरे का आया तो तुम्हारा त्योहार मन रहा था जब तो वो खुश नहीं थे, अब देखो कैसे खुश है। कुछ भी मनगढ़ंत बातें कह दी जाती हैं और मनुष्य बातों में आ जाता है। और जहां मनुष्य बातों में आया तीसरे व्यक्ति की, तो लड़ाई, तो घर में तक लड़ाइयां होने लगती हैं, दो भाइयों में तक युद्ध होने लगते हैं। महाभारत का युद्ध याद कीजिए कि जहां कहीं भी आपसी मनभेद है, आपसी मतभेद है, उसका अंत भला नहीं होता। ठीक है। वे मस्जिद के सामने बाजा बजाने और ताजिए के निकलते समय पीपल की डाल कटने पर संस्कृति खतरे में पड़ने की बात कहकर मानव संस्कृति विभाजित करने का प्रयास करते रहे। कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर दी कि देखो मंदिर, मस्जिद के सामने क्या लिखा है, बाजा बजाने, क्या हुआ यदि बज रहा है, किसी का कुछ है, या फिर ताजिया के निकलते समय पीपल की डाल कटने, कुछ भी कह दिया और लोगों में इस तरह की उनको भर दिया, इस तरह की बातें उनके मस्तिष्क में पिरो दी, डाल दी कि लोग उन्हीं की भांति सोचने लगे और आपस में लड़ने लगे। और क्या हुआ कि जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, अभी तो हमने देखा कि किस तरह से विभाजित करने की चेष्टाएं की गई, अब देखते हैं कि कब पता चला कि मानव संस्कृति एक है। कितना अच्छा लगता है ना ये सब देखकर कि हम सब एक हैं। आपने वो सुना है, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, हम सब भारतीय हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कब क्या हुआ। मानव संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना निहित है। इस संस्कृति में अकल्याणकारी तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां पर कल्याण होता है वहीं पर सब कुछ शांति से हो जाता है। समय समय पर लोगों ने अपने कार्यों से इसका प्रमाण भी दिया है। किस तरह से? भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भोजन खिला देते हैं। ये मानवता है। सबसे ऊपर जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। और जिस दिन इंसान ने ये सीख लिया, जिस दिन इंसान ये समझ गया कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई और जो भी जितने भी धर्मों में बटा हुआ है, यदि सब ने मानवता को सर्वोपरि मान लिया, इंसानियत को सबसे ऊपर रख लिया, तो ये जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, व्यर्थ की लड़ाई झगड़े हैं, वो धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे और हम सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। काश इंशाअल्लाह ऐसा हो। परमात्मा काश कि ऐसा हो जाए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुख शांति से अपने कार्यों को कर सके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से संस्कृत या नए नए आविष्कारों में लगाए। ठीक है। बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिए मां सारी रात गुजार देती है। कार्ल मार्क्स ने आजीवन मजदूरों के हित के लिए संघर्ष किया। ये सब किसके उदाहरण है? मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। ठीक है। नहीं है वो, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। माँ का उदाहरण दिया है यहाँ पर। लेनिन ने अपनी डेस्क की ब्रेड भूखों को खिला दी, जबकि वो खुद भूखा था, लेकिन फिर भी अपनी ब्रेड भी दूसरों को खिला दी। सिद्धार्थ मानव को सुखी देखने के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्त हेतु जंगल की ओर चले गए। एकता का प्रमाण। वे चाहते तो सुख भोगते ना, उनको क्या आवश्यकता थी यहाँ वहाँ भटकने की, जंगलों में निवास करने की, लेकिन उन्होंने स्वार्थ की भावना को त्याग कर परोपकार की भावना को हृदय में बसाकर और आगे चल दिए। ऐसे लोग आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ बदला या तू में मैं ही होती रहे। आज भी हर धर्म में ऐसे लोग हैं जिनके लिए मानवता ही सबसे ऊंचा धर्म होता है। नमन करते हैं हम उनको जो मानवता या इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे लोगों को जो इंसानियत के धर्म पर चलते हैं और मानवता के गुणों को अपने हृदय में बसा कर रहते हैं। 7वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? देखिए प्रश्न में स्पष्ट लिखा है, आत्मविनाश के साधनों का यदि आविष्कार कराती है तो क्या वो संस्कृति कहलाएगी या असंस्कृति? आप बताएं।
असंस्कृति। क्या बात है। तो फिर संस्कृति किसे कहेंगे बेटा? जो आविष्कार समाज के हित में हो, जो आविष्कार सबकी भलाई में हो। वाह मेरे बच्चों, मन खुश कर दिया आज आपने, बहुत बढ़िया। संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है। इसे कल्याण से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति जब आत्मविनाश के साधनों की खोज करता है और उससे आत्मविनाश करता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। समझ आया? प्रश्न उत्तर समझ आया? फिर से देखिए, संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है, मतलब जिसमें कल्याण की भावना निहित होगी वो संस्कृति है। कल्याण मतलब सब कुछ सही, सकारात्मकता। इसे कल्याण से अलग करके कदापि नहीं देखा जा सकता। अर्थात संस्कृति है तो कल्याण है, संस्कृति है तो सबका हित है, संस्कृति है तो सबकी भलाई है, और जहां भलाई, कल्याण और अच्छाई है वही संस्कृति है। ठीक है। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसमें मनुष्य क्या करता है? सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए कुछ ऐसे आविष्कार करता है जिससे सबका भला हो सके। ठीक है। ऐसे में कोई व्यक्ति, अब इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति जब आत्मविनाश के साधनों की खोज करे कि कैसे कैसे इसको नाश किया जाए, कैसे इसका पत्ता साफ किया जाए, यदि इस मानसिकता के साथ कुछ आविष्कार होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? असंस्कृति। ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती तब वह असंस्कृति का रूप ले लेती है, चाहे भले ही वे नए आविष्कार हो, परंतु आविष्कारों में यदि हित है तभी वो संस्कृति है। इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है। क्लियर बेटा? क्लियर ना? चलें अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नजरिए से संस्कृति की परिभाषा दी है और सभ्यता की भी परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? बताइए। आपको क्या लगता है कि जो लेखक ने कहा है कि संस्कृति अर्थात नया आविष्कार, संस्कृति अर्थात सबकी भलाई का कार्य, संस्कृति अर्थात कल्याण की भावना, संस्कृति अर्थात अच्छाई की भावना, मानवता की भावना, सबके हित की भावना, लेखक के अनुसार संस्कृति। और इसके विपरीत जहां अकल्याणकारी हो, जहां विनाशकारी हो, वो असंस्कृति। तो आप बताइए कि आप किसे कहेंगे संस्कृति, किसे कहेंगे सभ्यता, किसे कहेंगे असंस्कृति, किसे कहेंगे असभ्यता? क्या आप लेखक के विचारों से सहमत हैं या आपके मस्तिष्क में कुछ और विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं? बताइएगा। ठीक है। लेखक द्वारा अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है उसे संस्कृत कहते हैं। ठीक है। संस्कृति त्याग की भावना से मजबूत एवं समृद्ध होती है। सिद्धार्थ को याद करिए, महात्मा बुद्ध को याद करिए। त्याग की भावना, परोपकार की भावना। संस्कृति का संबंध मनुष्य के भीतर से है, मन से है, कि वो मन में किस तरह की भावनाओं को रखता है। दिखावा करना दूसरा, कि हम तो दूसरों की भलाई करते हैं और मन में आ रहा है ये क्या करना पड़ रहा है। दूसरा, हाँ आपके दुख को देखकर हम बहुत दुखी हैं, ये और कहाँ से आ गया टाइम पास करने के लिए, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। दूसरा, हाँ हम मतलब भाषण दिए जा रहे हैं, आपका भला करना ही हमारा धर्म है। ये धूप इतनी है कि पागल हो जा रहा है, ये लोग क्यों सुन रहे हैं। मतलब सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो संस्कृति किससे जुड़ी है? भावना से, ना कि दिखावटीपन से। जहां ये दिखावटीपन है वो संस्कृति नहीं है। ठीक है। सभ्यता, संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाता है, कि जो संस्कृति है अर्थात जो आविष्कार हुए उनको धीरे धीरे शनेह शनेह और अधिक विकसित करते जाना और अधिक समाज के हित के लिए उपयोग में लाना सभ्यता कहलाती है। ठीक है। हमारे खान पान का ढंग, जीने मरने का तरीका, जीवन दिया है उसने तो संवारेगा क्या ना, जीवन तुमने दिया है संवारोगे तुम, इस मुसीबत से विधाता उबारोगे तुम। तो यहाँ पर जीने और मरने का, कि जो मतलब प्रकृति प्रदत्त जो नियम है उन्हीं का पालन करना है, तभी हम संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे या तभी हम सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। अपने आप से अपने आप को हानि पहुंचाना भी असभ्यता का उदाहरण है, कि मुझे
ये नहीं मिला मुझे, मैं पास नहीं हुआ तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूं। मूर्खता है ना। तो मूर्खता किसकी तरफ जाएगी, सभ्यता की तरफ या असभ्यता की तरफ? आप ही बताइए। असभ्यता की तरफ। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर लड़ने झगड़ने का भी ढंग, बहस करना, अपने तर्कों को रखना और बिल्कुल अकारण लड़ाई झगड़ा करना असभ्यता की निशानी। हाँ, अपनी बात को रखना, तर्क के साथ रखना, और जो आप कह रहे हैं उसका बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक एक बाल की खाल निकालकर अपने आप को प्रस्तुत करना। ये हम नहीं कहेंगे कि ये कैसी, मतलब ये तो असभ्य, अपने आप चुप ही नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी बात को किसी भी तरीके से कहना और जिद करना कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है। पहनने ओढ़ने की कला। पहनने ओढ़ने की कला पर मैं और अधिक फोकस्ड करना चाहूंगी आपको कि प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अक्सर आजकल आधुनिक समाज में, आधुनिक दुनिया में क्या हो रहा है कि रह तो हम भारत में रहे, भारतीय संस्कृति का हम युगों युगों से बखान करते आ रहे हैं, और हमने पढ़ा था ना पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल के विदेशी थे, है ना, फिर भी वे भारत में बसे। तो यहाँ पर हमारी जो दिनचर्या है या हमारे पहनने ओढ़ने के जो तरीके हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ते जा रहे हैं। अर्थात हमने देखा मैगजीन्स में या पत्रिकाओं में कि अच्छा वो हीरो ऐसा पहना था, उसके बाल ऐसे थे, यहाँ तो लंबे लंबे थे, यहाँ कुछ थे ही नहीं, हम भी वैसे ही करेंगे। अरे भाई, अपने आप को देखना है ना कि हम पर किस तरह का सूट करता है, किस तरह का हुलिया हमें रखना चाहिए। कॉपी नहीं करना है, हमें अपने आप को देखना है कि एक बार जरा आईने को दिखा तो दे अपने आप को। नहीं वो तो उसने पहना था ना, तो मुझे भी पहनना है। वो हीरोइन कितनी अच्छी लगती है, मुझे भी वैसी ड्रेस चाहिए। क्यों? क्या आप उस हीरोइन की तरह है या फिर आप हीरोइन हैं? नहीं ना, वो उस दुनिया में है, उन्हें इस तरह के बदलाव करने अनिवार्य है, आवश्यक है, तभी तो आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, हमें अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को रखना होगा, तब हमारा सम्मान होगा। पता चला कि नहीं उसने पहना है मुझे भी पहनना है, उसने ये स्टाइल रखी मुझे भी रखना है, तो ये तो फिर क्या नाम दें इसको। ठीक है। तो पहनने ओढ़ने की कला, पहनना ओढ़ना भी एक आर्ट है। हर किसी को समझ नहीं आता, ये कलर वो कलर, ऐसी ड्रेस वैसी ड्रेस, कुछ भी पहन लेंगे, जो हम पर सही लगे वही हमें करना है। आवागमन के साधन और ढंग सब हमारी सभ्यता है। आवागमन, नहीं कहते कि चाल से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है, राइटिंग से पता चल जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। आप कहेंगे कैसे चलता है? सिग्नेचर, साइन से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी। कैसे? यही तो है कि जो अनुभवी हैं, जो इस दौर से गुजर आए हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर ये सारी बातें बता देंगे। तो आवागमन मतलब चाल में भी एक तरीका होता है, कुछ भी उड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, आराम से कूल, हमें जाना ही तो है, तो अच्छे से जाइए। ठीक है। सब हमारी सभ्यता है, और यह मनुष्य की बाहरी वस्तु है जो देख पाता है कोई और। आंतरिक वस्तु है संस्कृति। एक और अंतर सुनिएगा बेटा कि संस्कृति का संबंध हमारे मन से है, सभ्यता का संबंध हमारे तन से है। संस्कृति सॉफ्टवेयर है, सभ्यता हार्डवेयर है। वी कैन से कि जिसको हम देख सकते हैं वो सभ्यता है, और जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो संस्कृति है। क्लियर? आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। पाठ 17 नाम था संस्कृति, और जो संस्कृति और सभ्यता से जितने भी हमारे मस्तिष्क में भ्रम थे, कंफ्यूजन थे, उनको हमने ध्यान से सुना, समझा। ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अब क्या है बेटा, जो मैग्नेट ब्रेन्स है ना, वो क्या है? इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। तो आप यहां पर बने रहेंगे और अपने फ्यूचर को संभालते रहेंगे। अब कैसे जाएंगे? कहाँ, क्या करूं मैडम? मुझे नहीं मिलता ना, कि मैं जो पढ़ना चाहता हूं वो नहीं मिलता है। आपके बहुत सारी क्वेरीज रहती होंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते होंगे। सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप कोई भी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर देखना चाहते हैं तो 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है। आपका जो फोन हो या लैपटॉप हो या जो भी जिस पर भी आप बैठे हैं, ठीक है, वो हो, तो वहां पर आपको अपनी क्लास के बहुत सारे कोर्सेज, मतलब बहुत सारे विषय नजर आएंगे। तो क्या आप CBSE इंग्लिश मीडियम के देखना चाहते हैं,
सीबीएसई को आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनटीएससी ओलंपियाड के देखना वीडियोस, क्या देखना चाहते हैं आप अपनी विषय की कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त भी प्रतियोगी परीक्षाएं पढ़ना चाहते हैं या उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या बात है। या फिर आप चाहते हैं नीट, यस, जो कि मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, और वो भी एकदम फ्री। रियली मतलब मुझे बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है और आपको सुनाने में और आपको सुनने में भी होगा। जब हम और आपका ये जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप भी दूसरों को इसी तरह से बताएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। या फिर आप चाहते हैं JAIIB या फिर CIIB के वीडियोस देखना, सब कुछ फ्री में बेटा। कहाँ कुछ मिलता है फ्री में, बताइए। कुछ मिलता है फ्री में जो हमारे भविष्य का निर्माण कर सके, जो हमारे फ्यूचर को सुरक्षित रख सके। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स एक नंबर 1 चैनल बन गया है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में सब कुछ फ्री देता है, सब कुछ फ्री, सभी विषय की शिक्षा, क्लास की शिक्षा, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो लक्ष्य आप चुनना चाहते हैं उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है मैग्नेट ब्रेन्स। प्लीज इस तरह से आप मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहेंगे। और यदि आप हिंदी मीडियम के वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या फिर अंग्रेजी, या पढ़ना चाहते हैं आप हिंदी या सामाजिक विज्ञान, तो जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो उसके ही वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे, और जब वो वीडियो आ जाएगा तो उसमें आप और भी चूज कर सकते हैं कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। बताइए जल्दी, क्या पढ़ना है? यस, ओके, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, क्लिक करें हिंदी पर। लाली वर्मा आती हैं आपकी मैडम। अब यहां पर देखिए, जैसे ही आपने हिंदी पर क्लिक किया तो हिंदी से रिलेटेड आ गई है जानकारी। क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चे, क्या देखना चाहते हैं, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आप अपना NCERT या CBSE का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, हाँ, या फिर पाठ की समरी या सार देखना चाहते हैं, या फिर काव्यखंड के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर NCERT प्रश्न अभ्यास देखना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं बहुविकल्पियों जैसा खजाना कुछ एकदम। ओके, पाठ्यक्रम, चलते हैं पाठ्यक्रम पर, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जो भी देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं अभी, तो बिल्कुल आप क्लिक कर दीजिए और तुरंत आपके सामने आ जाएगा पाठ्यक्रम का वीडियो। हाँ हाँ, लाली मैडम ही बताएंगी कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी हैं, नाम क्या है, क्या एक ही पुस्तक चलेंगी या फिर 2 होंगी या 3 या 4, घबराइए मत। हाँ, CBSE द्वारा 2 कोर्सेज चलाए जाते हैं, कोर्स A और कोर्स B, है ना। तो यदि आपके स्कूल में चलता है कोर्स A तो आपकी होंगी क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि कक्षा 9वीं अर्थात 9th क्लास में भी आपने क्षितिज और कृतिका पढ़ी होंगी जो कि भाग 1 थी, अब क्षितिज और कृतिका भाग 2। ठीक उसी तरह से आपने स्पर्श और संचयन भी पढ़ी होंगी 9th में, जो थी स्पर्श भाग 1, अब आएगी स्पर्श भाग 2, क्योंकि अब आ गए हम 10वीं में, ठीक है। तो अब इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कविताएं भी हैं, किसकी कविताएं हैं, कवि कौन कौन होंगे, लेखक कौन कौन से हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स होंगे, ओ इतने सारे होंगे या कम होंगे, कृतिका में कितने चैप्टर होंगे, क्योंकि 9th क्लास में तो इतने थे, अभी इतने होंगे और ज़्यादा होंगे क्योंकि 10th में आ गए हैं। सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा बेटा, यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने पाठ हैं, कितने काव्य खंड में हैं, कितने गद्य खंड में हैं, कितने कृतिका में हैं, कितने जो पूरा पुस्तिका है कोर्स B की संचयन उसमें है, सब कुछ। तो यहाँ जब आप वीडियो देख लेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे से आप पाठ्यक्रम की जानकारी मस्तिष्क में बसा लेंगे, और जब पाठ्यक्रम आपके मस्तिष्क माइंड में एकदम सेटल्ड हो जाएगा तब आपको साल भर निश्चिंत होकर पढ़ाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि अब फ्रेम कर दिया ना कि अच्छा ये चैप्टर ये है, ओके, सब कुछ डिटेल रूप से बताया गया है, पाठ कौन है, कवि कौन है, कितने क्या है, क्या सब कुछ बताया है। पाठ का जो शीर्षक है ना उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है, उसका परिचय भी दिया है कि इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। तो कभी कभी नहीं कि अच्छा ये चैप्टर तो मेरा फेवरेट होगा, अरे ये कविता मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इसको तो याद ही करना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपने साल भर की पढ़ाई कर पाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ये बता पाएंगे कि इतने सारे चैप्टर्स हैं या इतनी कविताएं हैं और हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए जो वीडियोस लेकर आया है वो है 100% फ्री,
हाँ सही सुना है, क्योंकि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए ना केवल विषय के वीडियोस ही मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके वीडियोस भी फ्री देता है। कहाँ मिलता है ऐसा? कहीं नहीं, सिर्फ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना कदापि नहीं भूलना है बेटा। 6 to 12th ऑनलाइन एजुकेशन फ्री मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर, और हमारा और जो आपका नाता है, हमारा और जो आपका रिश्ता है, वो बहुत मजबूती से यूं ही जुड़ा रहेगा। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।